हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 2 का ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखे थे और इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते वीडियो को विदाउट एनी डिले। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव कारण हम ऑलरेडी देख चुके थे और मैंने पॉइंट वाइज उसको डिटेल में ये लिखा था, बट जो प्रभाव है वो मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है और डिटेल्स में आपको खुद से लिखना है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा तो फिर आप आलसी हो जाओगे और ना आप उसको पढ़ोगे और ना लिखने की प्रैक्टिस करोगे। तो कारण आपका क्वेश्चन रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करें या फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण और प्रभाव थे। तो कारण तो आप डिटेल्स में लिख लोगे, बट आपको प्रभाव या पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और उसको आपको डिटेल्स में लिखना है। पहला कारण है राजनीतिक प्रभाव, तो निरंकुश शासन का अंत एवं गणतंत्र की स्थापना। दूसरा है लिखित संविधान, जो शक्तियों का बंटवारा था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नगरपालिका के में कर दिया गया था ताकि शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सके। और जो फ्रांस में जो संविधान बना वो यूरोप का पहला लिखित संविधान था। तीसरा है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। पहले क्या हुआ करता था, राजा ही सर्वा हुआ करता था, सारे अधिकार राजा के पास हुआ करते थे, लेकिन संविधान बनने के बाद प्रजा ही राजनीतिक अधिकारों का स्वामी था। चौथा है मानव अधिकारों की घोषणा, मानव अधिकारों की भी घोषणा की गई। पांचवा है प्रशासन में सुधार, पूरे फ्रांस को 84 भागों में विभक्त कर दिया गया था ताकि जो शासन व्यवस्था थी वह सुचारू रूप से चलाई जा सके। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर आप डिटेल्स में आगे हम पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इंक्लूड करके आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहा, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे एवं क्या प्रभाव थे, इसका आंसर राइटिंग आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या योगदान रही, या फिर दार्शनिकों के योगदान का विवेचना करें। तो चाहे दार्शनिक आए चाहे विद्वान आए तो सबका आंसर सेम होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर करते हैं। किसी भी देश में राजनीतिक क्रांति के पहले बौद्धिक क्रांति अवश्य होती है। विचारक अपनी लेखनी के माध्यम से देशवासियों का ध्यान दूषित व्यवस्था की ओर आकर्षित करते हैं। चिंतन के जगत में फ्रांस सबसे आगे था और बौद्धिक आंदोलन को प्रायः फ्रांस की ही उपज माना जाता है। यानी कि फ्रांस में बहुत सारे विद्वान थे और विद्वानों ने क्या किया, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। अपनी लेखनी के माध्यम से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं और प्रजा किस प्रकार से शासक निरंकुश हो गया है। फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जिन असंतोष को जन्म दिया था वह असंतोष मुक्त नहीं था, यानी कि गूंगा नहीं था। इस समय फ्रांस में अनेक महान विचारक और दार्शनिक हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा लोगों का ध्यान समाज और प्रशासन में व्याप्त बुराइयों की ओर आकृष्ट किया। वर्षों से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में क्षुब्ध थी, जो कि वर्षों से फ्रांस के निवासी दमन की चक्की में पीस रहे थे और देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से क्षुब्ध थे, यानी कि असंतुष्टि थी उन्हें। उनमें पहले से ही कुलीनों, सामंतों और देश के राज परिवारों के सदस्यों के प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना प्रबल हो रही थी। विचारकों ने लोगों को कठिनाइयों के में पर प्रकाश डालकर उनके असंतोष और उनको और गति प्रदान कर दिया। उन्होंने शासक के खोखलेपन का पर्दाफाश किया, कुलीनों एवं पादरियों के विशेषाधिकारों की तीक्ष्ण आलोचना की, राज्य के दैवी अधिकार सिद्धांत को गलत बताया और कृषकों के शोषण का विरोध किया। क्रांतिकालीन साहित्य राज्य को नष्ट करने के लिए बढ़िया गोला बारूद का सामान था। साहित्यकारों ने अपनी कटु प्रतिपादन शैली और आलोचना द्वारा युग के असंतोष, क्रोध और आकांक्षाओं के व्यापक रूप से अभिव्यक्त किए। साहित्य सुधार का उन्मत्त और भावुक समर्थक था और उसके द्वारा फ्रांस में नए विचारों की बाढ़ से आ गई। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो और अन्य विचारकों की रचनाओं ने मानसिक जगत की गहराई को धरातल तक आंदोलित कर दिया था। तो कुल मिला के कहने का यह अर्थ है कि जो फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके पीछे एक यह भी कारण था, बौद्धिकों का यानी विद्वानों का जो योगदान रहा। उन्होंने क्या किया कि कठिनाइयाँ और जितनी भी तरह की बुराइयाँ थी प्रशासन में, उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो लोग पहले से ही अपने शासक के प्रति तो उनका असंतोष तो था ही, और उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। अब है मॉन्टेस्क्यू।
मॉन्टेस्क्यू एक महान विचारक था। राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी उसने राज्य की निरंकुशता की आलोचना की। वह राजा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अन्य संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना चाहता था। उसने अपने राजनीतिक सिद्धांत को अपनी पुस्तक कानून की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रतिपादित किया। उसने निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना का सुझाव दिया। दैवीय अधिकार सिद्धांत को वह मानसिक कल्पना मानता था, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों का संचालन अलग अलग होता था और वे एक दूसरे से स्वतंत्र थे। नेक्स्ट है वोल्टेयर। वोल्टेयर इस युग में दूसरा प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ। वह चर्च की रूढ़िवादिता और शोषण की नीति का कट्टर विरोधी था। अपने लेखों से उसने चर्च और राज्य की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। फलतः लोगों ने सर्वथा नवीन दृष्टिकोण का विकास हुआ और वे आदर्श शासन की कल्पना करने लगे। वोल्टेयर का कहना था कि चर्च के प्रभाव के अंत से ही न्याय का शासन स्थापित किया जा सकता है। चर्च को वह पशुता का प्रतीक मानता था। जैसा कि मैंने बताया था कि समाज 3 वर्गों में 3 स्टेटस में डिवाइडेड था। प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस में। तो प्रथम स्टेटस में जो पादरी वर्ग के लोग थे जिन्हें विशेषाधिकार मिल रखा था और वे अपनी मनमानी करते थे, तो उसी पर फोकस करते हुए वोल्टेयर ने कहा कि चर्च के प्रभाव का अंत करके न्याय का शासन स्थापित किया जा सकता है। रूसो फ्रांस में सबसे बड़ा क्रांतिकारी विचारक हुआ। उसने रूढ़ियों की अवहेलना करके स्वतंत्रता और समानता का विचार प्रस्तुत किया। वह निरंकुश सत्ता का कट्टर विरोधी था। उसने सामान्य इच्छा तथा जनता में निहित प्रभुता का विचार दिया। शक्ति का स्रोत वह जनता को मानता था। रूसो का कहना था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि जनता ने अपनी संपत्ति और जान माल की रक्षा के लिए राजा को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। राजा प्रजा का सेवक है, स्वामी नहीं। इस प्रकार रूसो ने अपने राज्य के दैवीय सिद्धांत को अस्वीकार किया। उसके अनुसार राज्य का जन्म समझौता से हुआ है। यदि राजा समझौता का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारी बन जाता है तो जनता को अधिकार है कि वह राजा को हटा दे। इस प्रकार रूसो ने जनता को सार्वभौमिकता को स्वीकार किया और राजा और एवं शासन के ऊपर जनशक्ति को बतलाया। रूसो ने पुनः प्राकृतिक स्थिति में लौटने की बात करके समाज में कृत्रिमता का प्रहार किया। उसका कहना था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन वह हर जगह जंजीर में जकड़ा हुआ है। ऐसा कहकर उसने स्वतंत्रता और समानता को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार बताया। इन अधिकारों की प्राप्ति राजनीतिक व्यवस्था में ही संभव है। यही कारण है कि रूसो को क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। उसने अनुयायियों एक तंत्र की निरंकुशता, कुलीनों एवं पादरियों के विशेषाधिकार को समाप्त करके फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया था। तो रूसो जो था, जिसे सबसे बड़ा क्रांतिकारी विचारक माना जाता है, तो उसने क्या किया, स्वतंत्रता और समानता का परिचय दिया, लोगों के समक्ष अपनी बात रखी और कहा कि ये जो कुछ अधिकार जो होते हैं वो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम जंजीरों में जकड़े होते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के आधार पर उसने लोगों को जागरूक किया। नेक्स्ट है दिदरो। इन दार्शनिकों के अलावा फ्रांस के समकालीन लेखकों में जिनकी रचनाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, उनमें दिदरो का विश्वकोश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दिदरो ने विश्वकोश के माध्यम से एक तंत्र शासन, सामंतवादी कर व्यवस्था, शोषण, अंधविश्वास, न्याय व्यवस्था के खोखलेपन तथा दास प्रथा के दोषों से लोगों को अवगत कराया। विश्वकोश ने लोगों का ज्ञानवर्धन कर क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट है क्विस्ने। वह एक महान अर्थशास्त्री था। उसने आर्थिक क्षेत्र में सर्वथा एक नीति का प्रतिपादन किया जो समकालीन अर्थनीति से बिल्कुल भिन्न थी। उसने अपने सिद्धांतों के समर्थन के लिए कुछ लेखकों का सहारा लिया। ये लेखकगण अर्थशास्त्री कहलाते हैं। क्विस्ने निर्मुक्त व्यापार और उद्योग धंधों का समर्थक था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दार्शनिकों और विद्वानों ने अपना योगदान दिया क्रांति में। यह विवाद का विषय है कि लेखक और दार्शनिक फ्रांस में क्रांति के जन्मदाता थे। कुछ इतिहासकारों ने फ्रांस में क्रांति के विस्फोट में विचारकों की भूमिका को अतिरंजित करके देखा है। क्रांति के विस्फोट का पूरा श्रेय वे विचारकों को ही देते हैं, चूँकि लेखकों और विचारकों ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की बुराइयों और कमजोरियों पर तीव्र प्रहार किए। इसलिए कुछ लेखकों का मत है कि दार्शनिकों की आत्मा ही क्रांति की आत्मा थी। इसी के विचार का अन्य इतिहासकारों ने भी व्यक्त किए हैं। इतिहासकार CDM कटलवी फ्रांसीसी क्रांति का जन्मदाता लेखकों को ही मानते हैं, क्योंकि फ्रांस में निरंकुश सत्ता को नष्ट और वाक्यों से सुसज्जित क्रांति कभी नहीं हुई।
इससे इतिहासकार हेजन और डेविड थॉमसन भी इसी मत के समर्थक है। हेजन क्रांति का जन्मदाता दार्शनिकों को नहीं मानते। उनके अनुसार फ्रांस में क्रांति का विस्फोट राष्ट्रीय जीवन की परिस्थितियों और बुराइयों तथा सरकार की भूलों और दुर्बलताओं के कारण हुआ था। फिर भी उन्होंने क्रांति में लेखकों के सहयोग को स्वीकार किया, क्योंकि लेखकों ने क्रांति के कुछ नेताओं को शिक्षित किया, उनके मस्तिष्क में कुछ निश्चित सिद्धांत भर दिए, उन्हें कुछ सिद्धांत वाक्यों, सूत्रों और तर्कों से सुसज्जित किया, उनके मस्तिष्क को एक विशेष साँचे में ढालकर एक विशेष दिशा में मोड़ दिया, उनके नेत्रों के सामने कुछ शक्तिशाली स्वप्न खड़ा कर दिए और एक अतिशय आशावादी दृष्टिकोण जो उस युग की विशेषता थी को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने क्रांति को जन्म नहीं दिया, किंतु उन्होंने उसके कारणों को बड़ी चतुराई के साथ खोलकर सामने रख दिया, उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया, लोगों को वाद विवाद के लिए बात किया और क्रोध तथा घृणा को उत्तेजित किया। थॉमसन के अनुसार दार्शनिकों और क्रांति के बीच दूर का परोक्ष संबंध था। दार्शनिकों ने क्रांति का उपदेश नहीं दिया था, क्योंकि वे अभी भी किसी ऐसे राजा को सहयोग देने के लिए तैयार थे जो उनके विचारों को स्वीकार कर लेता। उनके समर्थक भी क्रांति के लिए इच्छुक नहीं थे। दार्शनिकता के सिद्धांत का प्रयोग क्रांति के समय में ही हुआ था। दार्शनिकों की शिक्षा का प्रभाव क्रांति पर भी पड़ा। यदि क्रांति लाने में उनका कुछ प्रभाव था तो केवल इस कारण तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक आलोचनात्मक विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया, किंतु क्रांतिकालीन परिस्थितियों को पैदा करने में विचारकों की भूमिका नगण्य थी। आगे हम देखेंगे नेशनल असेंबली के कार्य। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। सक्रिय नागरिक कहने का अर्थ है जो जिन्हें वोट देने का अधिकार था वो सक्रिय नागरिक कहलाते थे, और जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था वो निष्क्रिय नागरिक कहलाते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। अपितु इन अधिकारों की रक्षा करने का जो कर्तव्य माना जाता था वो शासक को दिया गया था। 4 अगस्त 1789 को पारित असेंबली द्वारा करों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया गया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। नेशनल असेंबली जो 20 जून 1789 से 9 जुलाई 1789 तक अस्तित्व में रही। तो इस प्रकार से नेशनल असेंबली ने क्या किया, संविधान का प्रारूप तैयार कर उसके अंदर बहुत सारे कर्तव्यों को जोड़ा, बहुत सारे अधिकारों को जोड़ा और उसने पहला लिखित संविधान बनाया। जो संविधान का कार्य था वो नेशनल असेंबली को ही सौंपा गया था। यहाँ पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में जो अधिकार दिए गए थे उन्हें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए थे। और इस पॉइंट का यूज़ आप आंसर राइटिंग में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में जो एक पॉइंट था मानव अधिकारों की घोषणा, उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे है आतंक का राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले
पार्टी सदस्य उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। यानी कि रॉब्सपेयर जो था वो उसने दंड की सख्त नीति को अपनाई थी और उसके जो भी शत्रु थे, जो भी उसके अगेंस्ट जाते थे, तो सभी को क्या किया, उसने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया था। तो इससे पता चलता है कि आतंक का राज क्यों कहा गया, क्योंकि आतंक कितना ज़्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रॉब्सपेयर जो था वो अपने अगेंस्ट वाले, यानी कि जो भी उसका विरोध करता था, तो उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। तो आपने मतलब पुरानी मूवियों में देखा होगा कि बहुत सारे सीन में दिखाया जाता है कि धड़ से अलग किया जाता है तो कुछ बना होता है लकड़ी का, साइड से और बीच में उसको सुला दिया जाता है, अपने सिर को रखने के लिए कहा जाता है, ऐसा कुछ बना होता है। रॉब्सपेयर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। तो क्या किया, रॉब्सपेयर ने कानून बनाकर सभी चीज़ों के दाम को फिक्स कर दिया। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर बेचने के लिए तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अगर उन्हें नुकसान भी हो रहा है फिर भी उन्हें वही कीमत पर बेचना है, तो इसके लिए उसने बाध्य किया। तो कुल मिलाकर आतंक का राज में किसका, तो रॉब्सपेयर का आतंक मचा रखा था, रॉब्सपेयर ने आतंक मचा रखा था। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबर का प्रतीक माने जाने वाले समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर यानी कि महाशय एवं मदाम यानी कि महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं या नागरिकों के लिए पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन यानी कि नागरिक जिसका अर्थ होता है, और सितोयेन मतलब नागरिक का नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉब्सपेयर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, यानी कि न कि उनके विरोधियों को बल्कि उसके समर्थकों को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ और वे अंततः सभी मिलकर इसका विरोध करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन उसे गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया रॉब्सपेयर को। इस प्रकार से आतंक के राज का अंत हुआ। तो हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। लोकतांत्रिक अधिकारों यानी कि हमें फ्रांसीसी क्रांति से हमें क्या मिला, भविष्य में क्या बदलाव देखने को मिले, तो यही हम देखेंगे। लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार जैसे स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार यानी कि लोगों के हित के लिए जो नियम कानून बनाए गए और स्वतंत्रता लाया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में भी फैली। दूसरा है, इसके साथ ही इन्हें भारत और यूएसए जैसे देशों के संविधान में भी शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों के रूप में ये भारत को मिले। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। पुरुष और महिलाएं या नागरिक अधिकारों ने भी विश्व में क्रांतिकारी आंदोलनों पर प्रभाव डाला, जैसे एशिया, अफ्रीका इत्यादि। तो पुरुष एवं महिलाएं या नागरिक अधिकारों ने भी विश्व में क्रांतिकारी आंदोलनों पर प्रभाव डाला, यानी कि लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे। चौथा है, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार भी समान होते हैं। इस कथन ने औपनिवेशिक लोगों को प्रभावित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो जैसा कि मैंने बताया कि जन्मसिद्ध अधिकार होता है, दार्शनिकों ने लोगों को अवगत कराया कि हमारे कुछ जन्मसिद्ध अधिकार हैं जो कि हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो इसे समझते हुए जो गुलाम थे उन्होंने आवाज़ उठाई। ये नए क्रांतिकारी प्रभाव बहुत जल्दी ही फ्रांस अधिकृत यूरोपीय तथा विश्व के अन्य देशों में फैल गए। लोगों ने संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए विरोध करना शुरू कर दिया, यानी कि हर कोई चाहने लगा कि हमारा भी राष्ट्र स्वतंत्र हो और हमें स्वतंत्रतापूर्ण हमें अधिकार दिए जाए। तो इस प्रकार से हमारा फ्रांसीसी क्रांति कोड 2 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि लुई सुलह को फांसी कब दी गई थी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने का रीज़न यही है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और कोई भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग देखता नहीं है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।